नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट पर, जहां मैं विकास शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं वो मेंस लेवल के क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, जहां पर मैं आपको समझा चुका हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे हमको पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। तो देखिए, प्री प्लस मेंस लेवल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है। लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 क्वांटिटी 1 एंड 2 आर गिव, यू हैव टू सॉल्व बोथ द क्वांटिटी एंड मार्क द एप्रोप्रिएट आंसर। Shivam and Prashant invest in partnership in the ratio of 5:4 respectively, and Shivam and Prashant invested for 8 months and 10 months respectively. If they earn total profit of 24,000, then find profit share of Shivam. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, शिवम एंड प्रशांत ने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले समझ लो यहाँ पर पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो पे डिवाइड होता है। तो यहां पर हम कैपिटल इनटू टाइम की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो शिवम को ले लेता हूं, शिवम को एस से लिख देता हूं और प्रशांत को मैं पी से लिख देता हूं। तो देखिए, शिवम और प्रशांत की अगर मैं यहां पर बात करूं तो शिवम को मैंने एस से लिख दिया, प्रशांत को मैंने पी से लिख दिया, और ये 5:4 के रेशियो में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल को। तो कैपिटल ये 5 करते हैं तो ये 4 करता है। अब मैं टाइम की बात करूं तो शिवम करता है 8 महीने के लिए और ये करता है 10 महीने के लिए, यानी कि ये करता है 8 महीने के लिए और ये करता है 10 महीने। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि इनका जो कैपिटल इंटू टाइम का जो रेशियो आ रहा है दोनों का, वो 40:40 यानी कि 1:1 आ रहा है। यानी कि इनका जो प्रॉफिट का शेयर होने वाला है वो 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट जो है वो 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 24,000 है। तो इसको 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो उसने पूछा है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम, तो शिवम का प्रॉफिट शेयर यहाँ पर 12,000 रुपए निकल कर आएगा। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू हमारी 12,000 रुपए निकल कर आ गई। बताइए, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं इसको हटाता हूं और यहां पर सीधा सिंपल 12,000 रुपए लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 12,000 रुपए निकल कर आ गई। अब मैं बात करता हूं क्वांटिटी 2 की। तो क्वांटिटी 2 में क्या कहा गया है कि एक्स इन्वेस्टेड ₹6,000 लेस देन बाई। ठीक है, यानी कि एक्स और बाई की बात की गई, यानी कि मैं एक्स को लिखता हूं, यहां पर मैं बाई को लिखता हूं। तो एक्स इन्वेस्ट करता है 6,000 लेस देन बाई, बाई से 6,000 लेस देन करता है इन्वेस्ट। तो अगर ये हमारा x करता है लेस देन, इन्वेस्ट 6,000 लेस देन बाई, तो अगर ये हमारा x रुपए p रुपए इन्वेस्ट करता है तो ये p प्लस 6,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ x इज 3 मंथ्स मोर देन दैट ऑफ बाई। तो बाई से 3 महीने ज्यादा के लिए x इन्वेस्ट करता है। इफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बाई इज 6 मंथ, तो अगर ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 6 मंथ के लिए, तो ये 3 महीने ज्यादा यानी कि ये 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। ये चीज इसमें कहा गई है। अब उसने बोला है कि एक्स प्रॉफिट शेयर इज ₹3,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹6,200। अगर मैं एक्स के प्रॉफिट की बात करूं तो वो हमको कितना दिया गया है, 3,000 दिया गया है और टोटल प्रॉफिट 6,200 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक्स का प्रॉफिट निकालना चाहूं तो ये हमारे पास बनेगा P इंटू 9 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, और दोनों का सम हमारा क्या बनेगा, 6P और 9P यानी कि 15P प्लस 3600, ये बनेगा 36,000। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, 6,000 है, 6,000 का यानी कि 36,000 निकलेगा। अब इनको हम यहां पर इक्वल कर देंगे। तो इक्वल जैसे ही हम करेंगे तो ये 9P अपॉन 15P और प्लस के 36,000 बराबर में ये आ गया।
अब मुझे करना क्या है, यहां पर मुझे सबसे पहले जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास पी की आ जाएगी तो उसने यही पूछा है फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बाई, बाई ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो देखिए अगर मैं यहां से देखूं सबसे पहले तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अगर मैं यहां से देखूं तो ये 15 बनेगा और मैं यहां से देखूं तो ये 31। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 और 9 3 27। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रुक जाइए, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊं तो आप एक चीज देखोगे, मैं 3 से इसको करूं तो 3 आ गया और ये 3 से करूंगा तो 5 आ जाएगा। गॉट इट। अब मैं इस 3 से इसको उड़ा देता हूं तो ये 5 आ जाएगा कॉमन लेके और ये हमारा 12 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 31p यहां से बना और यहां से हमारा कितना बनेगा, 5p है तो 25p यहां से बना। इसके बाद प्लस के 12 5 60,000 यहां से बना। ठीक है, अब देखो 31p और 25p का डिफरेंस 6p आ गया। 6p की वैल्यू हमारे पास आ गई 60,000। तो p बराबर हमारे पास आ गया 10,000। ये बात समझ में आपको आ गई कि नहीं। तो p की वैल्यू अगर हमारे पास 10,000 आ गई निकल के तो 6,000 इसमें जोड़ देंगे तो y का इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 16,000 रुपए y का इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गया। तो y ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 16,000, तो इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 16,000 रुपए। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से आपने देखा तो 16,000 रुपए 12,000 रुपए से ज्यादा है तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग करने की कोशिश करिए। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले आप सामने आपके जो वीडियो अगर रिकॉर्डेड मोड में चल रहा है तो उसे पॉज किया करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका वहां पर मोटिवेशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा और हमको भी अच्छा लगेगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसका अगर आंसर दोगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दीपक इन्वेस्टेड ₹30,000 एट 22% पर एनम एट SI फॉर 4 ईयर एंड ₹X एट 12% पर एनम एट SI फॉर 3 ईयर। इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट टुगेदर इज ₹35,400, देन फाइंड X। यानी कि दीपक ने 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 22% प्रति वर्ष पर 30,000 रुपए और 3 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष पर X रुपए का निवेश किया। ठीक है, यदि एक साथ दोनों निवेशों से उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 35,400 रुपए प्राप्त होता है तो X ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर दीपक ने 30,000 रुपए यहां इन्वेस्ट किए, मैं कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर उसने 30,000 रुपए यहां इन्वेस्ट किए हैं 22% पर एनम के हिसाब से और 4 साल के SI पर, तो यहां पर 30,000 का 22% 4 साल के लिए इतना उसे इंटरेस्ट मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो यहां से अगर मैं देखूं तो 22 और 4 88, 88 इंटू 3 8 3 24 का 4 2 कैरी 8 3 24 25 26 और 2 जीरो इतना मिलेगा 26,400 एंड X एट 12% पर एमएंट SI। अब इसमें से टोटल आपको कमाना था 35,400, मिल गया 26,400 यहीं पर, तो बाकी बचा हुआ आपका जो 9,000 है वो यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो मिलेगा X रुपए आपने 12% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किए हैं और 3 साल के लिए किए हैं और जिसपे आपको जो आपको मिलना है वो मिलना है 9,000 रुपए। बात समझ में आ गई आपको। 3 से इसको कैंसिल किया तो ये 3,000 रुपए बने यहां पर कि नहीं बने। अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करूं तो ये 4 बने, तो 1,000 यहां से आ गया। 4 से इसको कैंसिल करूं तो ये 25 आ गया। तो X की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी आ गई, 25 और 000 यानी कि 25,000 रुपए। यानी कि एक बात साफ साफ समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू जो निकल कर आ गई वो 25,000 रुपए निकल कर आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वांटिटी 2 निकालने की। तो क्वांटिटी 2 निकालने की बात कर रहे हैं तो इसको मैं हटा देता हूं आपके सामने से। आपको ये बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं दूसरी क्वांटिटी 2 को अगर सॉल्व करता हूं तो क्वांटिटी 2 हमसे ये कह रही है
कि प्रतीक है वो प्रतीक क्या करता है, इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट को। प्रतीक है वो इन्वेस्ट करता है P रुपए एट 10% पर एनम एट CI कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर एट एंड रुपीज 1.75p एट 20% per annum at CI compounding annually for 2 years. If he received total interest of rupees 20,2020 from both the investment together, then find 1.25p. अब देखो, सबसे पहले में P उसने इन्वेस्ट किया 10% पर एनम से 3 साल के लिए, तो 10% पर एनम से अगर मैं निकालूं तो 3 साल का जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है वो क्या निकलता है, तो देखो 10 का 11 होता है, 10 का 11 होता है और 10 का 11 होता है। तो अगर 1000 रुपए हैं तो उसके 1331 रुपए बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो इफेक्टिव रेट परसेंट की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये बनता है हमारा 33.1, ये बनता है 33.1। तो इसका रेट ऑफ इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा पहली कंडीशन से इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा कितना निकल कर आया, ये इफेक्टिव रेट परसेंट हमारे पास आया 33.1। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद देखिएगा ये P रुपए, तो अब यहां पर P इन्वेस्ट किया गया था तो हमको कितना मिला, 33.1 मिला। अब CI पे कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर, अब उसके बाद 1.75p इन्वेस्ट किया जाता है और 20% पर एनम से एट CI पर कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर। अब इसमें इफेक्टिव रेट परसेंट सेकंड कंडीशन पे अगर हम देखें, इफेक्टिव रेट परसेंट अगर हम सेकंड कंडीशन पे देखें तो ये हमको बनेगी 44%। ये बात समझ में आ रही है। अब एक चीज देखो यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसको हटाता हूं आपके सामने से, फिर चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो देखिए, अब मैं अब आपको समझाऊं तो देखना, बड़े ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इस पे अगर मैं P इन्वेस्ट करता हूं तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस पे P इन्वेस्ट करने पर आपको 10% पर एनम से आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 10p मिलेगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं, सिंपल सी बात है, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो 100 रुपए पर आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे भाई 100 रुपए का 10% मिलेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ के 33.1% पे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे P का 33.1% मिलेगा। तो यहां से तो आपको मिल कितना गया, यहां से आपको मिल गया P का 33.1% मिल गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस यहां से आपको कितना मिल गया, 1.75 का 44% मिल गया। बात समझ में आ गई, P यहां भी है। तो P अपॉन 100 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 77.1 आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 22020। अब मैं यहां से अगर P की वैल्यू को यहीं रहने दूं, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, 2202 और 0 और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 77.1, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 एक और चला जाएगा। अब देखना बड़े ध्यान से, अब 771 है, ऊपर हमारा 2202 है। अब मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो जैसे ही मैं 3 से कैंसिल आउट करने के लिए जाऊंगा तो हमारा कितना बनेगा देख लेते हैं हम लोग। ऊपर लिखा हुआ है 22020 और नीचे लिखा हुआ है हमारा 771। तो इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला भी हमारा 15 2 4 2 6 कैंसिल आउट तो हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, कैंसिल आउट तो हो जाना चाहिए, 220 डिवाइडेड बाय 771। तो देख करके देखते हैं, देखिए अच्छा 22020 डिवाइडेड बाय, अगर हमको 3 से करना है इसको तो देखिए, अगर मैं 3 से करूं तो ये 7 बार जाएगा। ठीक है, एक बच गया,
1 बच गया, 3 बार जाएगा, फिर 1 बच गया, 4 और 0, 3 से करो, 3 और 2 6, 3 5 15 और 3 7 21, 257 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि नहीं बताओ। अब इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 257। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं और ऊपर लिखा हुआ है 2340। ठीक है, अब यहां से मुझे ये p की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मुझे इसमें निकालना जो वैल्यू है वो 1.25 p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 734 लिखा हुआ है 734 और इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं 257 से, तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा और ये हमारा बनेगा यहां पर। अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू निकालने जाऊं इसकी, तो ये हमारी वैल्यू बन रही है कुछ 3 के। देखना बड़े ध्यान से, ये कितने से कैंसिल आउट और हो सकता है हमारा, 13 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 7 से 21 नहीं हो सकता, 11 से भी नहीं हो सकता, 11 से भी नहीं हो सकता, 257 अगर हम डिवाइड करें 13 से तो भी नहीं हो सकता, 257 अगर हम डिवाइड करें 17 से तब भी नहीं हो सकता, 257 अगर हम डिवाइड करें 19 से तब भी नहीं हो सकता, 257 अगर हम डिवाइड करें 257 अगर हम डिवाइड करें 23 से तब भी नहीं हो रहा, 257 अगर हम डिवाइड करें तो देखिए अगर यहां पर आपको इफेक्टिव रेट 33.1 मिल गया था और यहां पर आपको मिल गया था 44 और यहां पर 1.75 p का मिला था, तो 1.75 p। ओके, अच्छा 1.75 को तो हम भूल ही गए। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, वही मैं कहूं कि पूरी तरीके से कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रही हैं चीजें। देखिए समझिए, देखिए देखिए थोड़ा सा, जैसे ये 33.1 है, पॉइंट हटा दो यहां से, तो ये नीचे आ गया, तो ये हमारा बनेगा p इंटू 331 अपॉन 1000 प्लस। यहां से अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको हटा दूं पॉइंट को, तो एक जीरो तो नीचे चला जाएगा और एक और जीरो चला जाएगा, तो 175 इंटू 44p और डिवाइडेड बाय 10000। ओके, अब देखो एक जीरो यहां भी लगा दो, एक जीरो यहां भी लगा दो, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 4 जीरो। अच्छा ये वैल्यू किसके बराबर है ये भी तो लिख लो, 22020 के। ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, यहां से p कॉमन ले लो बाहर, p बाहर ले लो, तो 3310 प्लस, और यहां पर 175 इंटू इसका 44 का करेंगे, तो आप इसको क्या करो, 4 को 175 को दे दो, 175 का डबल हमारा 350, 350 का डबल यानी कि 700। ठीक है, तो 700 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, 700 का जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7700 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7700 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 22020। अब 3310 7700 को ऐड कर देंगे तो 3310 और इसके साथ हम प्लस करेंगे किसको, 7700 को, तो सीधा सीधा हमारा 7 3 10 यानी कि 11 0 11 10, यानी कि ये हमारा बन जाएगा p इंटू
11010 डिवाइडेड बाय 10000 और इक्वल टू 22020। तो इसका डबल कर देंगे तो ये हमारा इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20000। ये हमारी पी की वैल्यू निकल कर आ गई। लेकिन मुझे किसकी निकालनी है? 1.25 पी की। तो एक बात बताओ, ये 25,000 है और ये 20,000 है, इसका 1.25 कर देंगे तो इसका 1.25 हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? भाई सीधी सी बात है, हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 20,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20,000 का अगर हम 1.25 निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 25,000। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 25,000। ठीक है, अब देखो यहां भी 25,000 और यहां भी 25,000, तो क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, यानी कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 एक दूसरे के क्या आ गई? बराबर निकल कर आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। देखो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 एक दूसरे के बराबर है। तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 180 किलोमीटर ईच इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स, यानी कि एक टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन ट्रेवल 180 किलोमीटर, यानी कि 180 किलोमीटर उसको जाना है बोट को बी प्लस डब्ल्यू से, और 180 किलोमीटर ही उसे आना है बी माइनस डब्ल्यू से। तो उसे टाइम जो लगता है वो 15 घंटे लगते हैं। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि वाटर की जो स्पीड है और बोट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की अगर x है तो इसकी है x प्लस 20। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट इन 14 आवर्स इन स्टिल वाटर। तब आपको बताना है कि 14 घंटे में ये कितनी कवर्ड करेगी। ठीक है, देखो अब यहां से अगर मैं इस वैल्यू को रखूं यहां पर तो एक बार ऐड करूंगा तो 180 अपॉन 2x प्लस 20 प्लस 180 अपॉन x प्लस 20 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स यानी कि 20 इक्वल टू 15। अब यहां से देखो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सीधा सीधा हमको ये हमारा 9 आ जाएगा। तो 180 अपॉन 2x प्लस 20 इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा निकल के 6। ठीक है, अब 6 से 3 30 आ गया, अब यहां से 15 आ गया तो 15 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 1। तो x बराबर हमारे पास 5 निकल कर आ गया। x की वैल्यू अगर हमारे पास 5 आ गई तो बोट की हमारी आ गई 25 और वाटर की आ गई हमारे पास 5। अब उसने क्या बोला है कि 14 घंटे में बोट कवर इन 14 आवर्स इन स्टिल वाटर। बोट इन 14 आवर्स, 14 घंटे में बोट कितना कवर करेगी? 25 इंटू 14, तो 14 5 70 07 और 14 दूनी 28, 28 और 7 35, यानी कि 350 किलोमीटर कवर करेगी। तो 350 किलोमीटर, इसका आंसर कितना आ गया? 350। ओके, बात समझ में आ गई आपको? यानी कि 350 किलोमीटर, यानी कि आपको सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी निकल कर आ गई आपकी? वो आ गई आपकी 350। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी 2 के बारे में बात करते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं तो क्वांटिटी 2 के बारे में बात करते हैं। तो क्वांटिटी 2 क्या कह रही है देखिए, 350 आई थी, इसको 350 लिख देते हैं। A car goes Bangalore to Chennai in 12 hours and a bus goes from Chennai to Bangalore in 20 hours. If speed of bus is 40 km per hour less than that of car, the find the distance covered by bus in 6 hours. देखो एक कार 12 घंटे में बैंगलोर से चेन्नई जाती है, एक कार है वो 12 घंटे में बैंगलोर से चेन्नई जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस है कोई डी, वो 12 घंटे में कवर करती है। तो कार की स्पीड को मैं मान लेता हूं एस। ठीक है, स्पीड एस ऑफ सी, तो डिस्टेंस इतनी हो गई और 20 घंटे में एक बस चेन्नई से बेंगलोर जाती है। तो बस है, बस की डिस्टेंस को भी डी कवर की होगी उसने, तो इसकी मैं मान लेता हूं 20 इंटू ये अपनी स्पीड एस ऑफ बी से जाती होगी। यदि बस की गति कार की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि इसकी गति
अगर x है तो बस की गति कार की तुलना में, तो इसकी x माइनस 40 होगी। अब देखो 12x इक्वल टू 20x माइनस के 800। अब यहां से देखिए तो 8x इक्वल टू 800, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 100। तो यहां की वैल्यू हमारे पास 100 निकल कर आई। तो उसने पूछा है तो 6 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो x की वैल्यू इतनी आ गई तो इसकी 60 आ जाएगी। तो अब हमको पता चल गया कि बस है उसकी स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, उसकी स्पीड हमारी 60 आ गई। तो ये हमारा 60 स्पीड से 6 घंटे में, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 60 इंटू 6 यानी कि 360। तो आंसर यहां पर कितना आ गया, 360। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 6 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी हमारी 360 हो जाएगी और वहां पर 350 आ रहा है। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां तक आपको बहुत अच्छी से चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि सीपी ऑफ बाइक इज 25% ऑफ सीपी ऑफ कार। देखो सीपी ऑफ बाइक, अब मैं यहां पर लिखता हूं सीपी ऑफ बाइक अपॉन सीपी ऑफ कार। सीपी ऑफ कार इज 25% ऑफ सीपी ऑफ कार, यानी कि सीपी ऑफ बाइक इज 25% ऑफ सीपी ऑफ कार। ठीक है, तो अगर ये 100 है तो ये 25 है। कार इज सोल्ड एट 100% प्रॉफिट एंड बाइक इज सोल्ड एट 68% प्रॉफिट। कार को 100% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया जाता है, यानी कि इसको 125 में सोल्ड किया। 100% प्रॉफिट यानी कि 100 पे 100% का प्रॉफिट, यानी कि कितना कमाओगे, अगर इस पर 250 कर दूं, इसको 1000 कर दूं, 1000 का 100% प्रॉफिट यानी कि 1000, यानी कि इसको 2000 में सोल्ड करते हो। इसका 250 का 68% निकालो, तो 250 का 68%, 0 से 0 आ जाएगा, 5 से 5 और 5 से 2, 2 से करने पर 34 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, प्लस का 170। ठीक है, तो 170 इसमें जोड़ दोगे तो 7 और 5 2 420, इसको 420 में बेचा जाता है। इफ डिस्काउंट अलाउ ऑन बाइक एंड कार इज 16%, 20% रेस्पेक्टिवली एंड मार्क प्राइस ऑफ कार इज 5000, देन फाइंड मार्क प्राइस ऑफ द बाइक। अब देखो इन पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो 16% और 20% दिया जाता है। अब 16% 20% डिस्काउंट दिया जाता है किस किस पे, बाइक पे 16%, तो 420 का 16% डिस्काउंट देने के बाद एसपी निकलेगा। ठीक है, तो 16% डिस्काउंट दिया जाता है तो ये 84% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 420 अपॉन 84 इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 500 आ जाएगी। ये मार्क प्राइस आएगी किसकी, बाइक की। इसी तरीके से कार, हमारा कार के 20% के उस पर बेचा जाता है, तो 8 यानी कि 80% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। 0 से 0 आ गया और ये 5 आ गया और ये हमारा 4 आ गया, 500 इंटू 5 यानी कि 2500, ये इसका निकल का आ गया। अब 2500 की वैल्यू आपको दी गई है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2500 की वैल्यू है आपके पास 500 और 000, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 500 और 000 डिवाइडेड बाय 2500। तो 25 से इसको 2 को कैंसिल करूं तो 200, तो 1 की वैल्यू 200 आ गई हमारे पास कि नहीं आ गई बताओ। तो जब 1 की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई निकल के, तो उसके बाद हमको निकालनी वैल्यू 500 की है, तो 500 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200 इंटू 500, यानी कि 10 और 2 0 और 4 0, यानी कि 10 लाख हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई, 10 लाख। बात समझ में आ गई। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ बाइक, बाइक की मार्क प्राइस हमारी 10 लाख निकल कर आ गई।
अब इसके बाद हम क्वांटिटी 2 को सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको हटाता हूं, क्वांटिटी 2 को सॉल्व करता हूं। इसकी 10 लाख आ गई। अब मैं क्वांटिटी 2 को सॉल्व करता हूं। उसने क्या बोला है, अमन ने खरीदता है एक मशीन 30 रुपए में, ही सोल्ड इट फॉर शिवम एट 25% प्रॉफिट। तो मान लेते हैं कि अमन है वो 100 में खरीदता है कोई चीज, अमन, और वह 25% के प्रॉफिट में बेच देता है शिवम को। तो शिवम को ये बेचता है, शिवम को 125 में। तो ये इसको सेल करता है, ये एसपी है इसका, और इस शिवम का ये सीपी है, शिवम। शिवम देन सोल्ड टू राम एट 30% लॉस। इसने राम को बेचा 30% के लॉस में। तो 125 का 70%, 5 और 4 350 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 8 और 4 32, 7 87.5, 87.5 में इसने राम को बेचा। अब देखो इसके बाद लिखा हुआ है इसमें कि राम देन स्पेंड ₹5,000 ऑन इट रिपेयरिंग, और राम ने इस पे 5,000 रुपए रिपेयरिंग पे भी खर्चा किया, एंड सोल्ड इट टू गोलू एट 20% लॉस, और उसने गोलू को बेच दिया 20% के लॉस पे। अब देखो गोलू को इसने 20% के लॉस पे बेचा। अगर ये गोलू को 20% के लॉस पे नहीं बेचता, उतने पर ही बेच देता, तो ये 100% की वैल्यू होती। तो हम कह सकते हैं कि 80% बराबर, गोलू का 80% बराबर 8800 है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि राम ने जब गोलू को बेचा तो अपने 80% पे बेचा, तो वो खुद का मैं उसका 100% निकालना चाहूं तो 80% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू, राम की 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, वो इतनी निकल कर आ जाएगी, इतनी, 11 लाख। बात समझ में आ गई। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई कि उसने इसे 11 लाख रुपए, राम के पास ये 11 लाख रुपए इस पे खर्चा, टोटल 11 लाख रुपए की राम को ये चीज पड़ी थी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, 11 3, 1,10,000 रुपए की ये चीज पड़ी थी उसे। लेकिन 5,000 रुपए तो उसने रिपेयरिंग पे खर्चा किया था। इसका मतलब इसने इससे खरीदी कितने में थी, शिवम से इसने, तो शिवम से इसने खरीदी थी 1,05,000 में, 1,05,000 में। अब बड़े ध्यान से सुनना, शिवम ने इसे 30% के लॉस पर 25, शिवम देन सोल्ड टू राम टू 30% लॉस, इसलिए इसे 30% के लॉस पर बेची थी। तो राम की वैल्यू कितनी निकल कर आई यहां से, अगर मुझे राम की वैल्यू निकालनी है तो सीपी ऑफ राम, सीपी ऑफ राम ये हमारा कितना बनेगा, 105,000 डिवाइडेड बाय 70 और इनटू 100। अब यहां से मुझे ये निकालना है कि शिवम एट 25% ही सोल्ड इट, शिवम को इसने 25% के प्रॉफिट पर बेची, तो ये 125 की वैल्यू है, तो 125 से डिवाइड कर दो और इनटू 100 कर दो। तो अब ये जो वैल्यू निकल कर आई ना, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, अमन की। अब देखो 125 70, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार 7 5 35, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये खत्म, ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 5 से ये 2 बार चला जाएगा, 4 और 2 8, तो 15 और 3 0 इंटू 8, 15 इंटू 8 120 और 3 0, 1,20,000। एक लाख 20,000, यानी कि यहां पर मुझे पता चल गया कि टी की वैल्यू कितनी है, 1,20,000, और वहां पर जो कार की वैल्यू निकल कर आई थी
वो हमारी कितनी निकल कर आई थी, वहां पर 10 लाख रुपए निकल कर आई थी। इससे मुझे एक बात पता चलती है सीधी सीधी कि क्वांटिटी 2 यहां पर कम है क्वांटिटी 1 से। क्वांटिटी 2 वहां पर कम है क्वांटिटी 1 से। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 2 इज लेस देन क्वांटिटी 1, यानी कि क्वांटिटी 2 यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि केवल इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते रहते हैं, हमारा मेंसुरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 पर रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखो, अगर मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो एक चीज आप लोग समझेंगे यहां पर बड़े ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आपसे कि दो वर्ग इस प्रकार बनाए गए हैं, टू स्क्वायर आर फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट स्क्वायर ए इज लार्जर स्क्वायर एंड स्क्वायर बी इज फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर ए। यानी कि दो वर्ग इस प्रकार बनाए गए हैं कि वर्ग ए बड़ा वर्ग है और वर्ग बी को वर्ग ए के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बड़ा वर्ग बना दूंगा। ये बना दिया मैंने ए। इसके बाद इनके मिड पॉइंट को मिलाकर एक और बना दिया। लो, थोड़ा सा रफली बना रहा हूं मैं, समझ लेना। अब उसने क्या कहा, वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा वर्ग बी के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालो जिसकी भुजा वर्ग बी के विकर्ण के बराबर है। अब वर्ग बी का विकर्ण क्या हो जाएगा, ये बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इसकी साइड के बराबर हो जाएगी ए। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका विकर्ण भी हमारा ए निकल कर आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा वर्ग बी के विकर्ण के बराबर है, ये ए स्क्वायर निकलेगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा वर्ग ए के विकर्ण के बराबर है। अब वर्ग ए का विकर्ण क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ये √2a बनेगा। अब √2a जिसमें अब वर्ग, मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और √3/4 भुजा का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, √2a इंटू √2a। तो √2 2 बनेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 a स्क्वायर बनेगा। अब यहां की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई √3/2 a स्क्वायर। बात समझिएगा बड़े ध्यान से। अब आप एक चीज देखो कि √3/2 a स्क्वायर, √3 की वैल्यू तो 2 से कम होती है, तो यहां पर a स्क्वायर से छोटी वैल्यू आएगी। तो अब पूछा जाए इसमें से कौन सा, क्वांटिटी 1 ज्यादा है कि क्वांटिटी 2? तो कंफर्म बात है कि क्वांटिटी 1 यहां पर हमारी क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। बस आ गया आंसर भाई। एक ए स्क्वायर वैल्यू निकल रही है, एक √3/2 a स्क्वायर निकल रही है, तो यहां पर कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा वैल्यू हमारी कौन सी होगी, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन टू क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, समझने की कोशिश करिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऑन सेलिंग 21 बोटल्स एट ₹1620 देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द सीपी ऑफ 6 बोटल। द सीपी ऑफ बोटल इज, देखो, ऑन सेलिंग 21 बोटल एट ₹1620। आप पूछो, सब छोड़िए, आप ये देखिए कि अगर 21 बोतल हैं आपके पास, आप सेल कर रहे हो 21 बोटल्स को ₹1620 में, प्रॉफिट आपको कमा रहे हो सीपी ऑफ 6 बोतल के इक्वल, सीपी ऑफ 6 बोतल के इक्वल। तो सबसे पहले तो सीपी ऑफ बोतल पता होना चाहिए ना आपको। सेलिंग प्राइस तो आपको पता है, लेकिन आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस तो पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि सीपी ऑफ 1 बोतल हमारा ₹1 है, तो सीपी ऑफ 6 बोतल हमारा ₹6 हो जाएगा, और यही प्रॉफिट होगा। तो अगर सीपी ऑफ 6 बोतल हमारा ₹6 होगा, जो कि हमारा प्रॉफिट है, तो एक बात बताओ, जब 21 बोतल आपने बेची होंगी तो 21 बोतल खरीदी भी होंगी, तो 21 बोतल का सीपी हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ₹21। तो 21 बोतल का एसपी क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ₹26।
अब एक चीज देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पहले 26 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 26 की वैल्यू आपके पास दी गई है, 26 की वैल्यू आपके पास जो दी गई है वो दी गई है 1620। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1620 डिवाइडेड बाय 26। अगर मैं देखूं यहां से 13 से ये 2 आ रहा है, 13 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, एक मिनट रुको। प्रॉफिट अगर 6 का हो रहा है आपको तो ये 27 बनेगा ना, 27। तो 27 की वैल्यू आपके पास ये है, तो 27 से करो कैंसिल आउट। तो अगर 9 से करेंगे तो 9 से 9 3 आ जाएगा, 9 से करने पर ये हमारा एक बार जाएगा, 9 से करने पर एक बार 9 8 72 आ जाएगा, 3 और 6 18 आ जाएगा, यानी कि 60 बना, एक की वैल्यू 60। तो 27 की वैल्यू हमारे पास, 21 की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 21 इंटू 6। तो इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि 21 बोतल का सीपी हमारे पास 21 इंटू 6 है, तो 1 बोतल का सीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बोतल का सीपी 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसका मतलब हमारे पास 1 बोतल का सीपी हमारे पास 60 निकल कर आ जाएगा। तो 1 बोतल का सीपी 60 आ गया, यानी कि ये हमारा 60 वैल्यू आ गई। अब मुझसे बात की गई है यहां पर सेकंड वाले की, तो मैं इसको हटाता हूं सभी को और मैं यहां पर 60 लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 60 आ गई। ए, बी और सी ने 2400 रुपए की लागत वाले कार्य पूरा किया। ए, बी और सी क्रम से 12, 20 और 30 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य पूरा करते हैं, तो बी का प्रतिदिन का आधा वेतन ज्ञात कीजिए। तो बी का प्रतिदिन का आधा वेतन ज्ञात करना है। तो देखो ए बी सी की बात हो रही है, तो ए लिखो यहां पर, बी लिखो यहां पर और सी। तो इनकी एफिशिएंसी मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लास्ट तक काम करते हैं तो एक बात कंफर्म है कि जितनी एफिशिएंसी इनकी निकल आएगी उसी में इनका बेजेस बढ़ जाता है। तो ये हमारा 60 ले लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ए बी सी का जो रेशियो हमारा निकल कर आया वो हमारा 5:3:2 आया। अब मैं यहां पर देखता हूं कि तीनों की जो कमाई 2400 रुपए है, तो बी की कमाई निकालो, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 रेशियो की वैल्यू हमारे पास है 2400। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 240। अगर एक की वैल्यू 240 आ गई तो बी यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 240 इंटू 3, यानी कि 0 4 3 12 2 कैरी 1 3 दूनी 6 और 720। लेकिन मुझे आधे दिन का बताना है, तो आधे दिन का वेतन हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 360 बनेगा आधे दिन का वेतन। और ये तो 60 रुपए बन रहा था एक बोतल का किराया मूल्य, तो ये 360 बन रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं बताओ। तो यहां से मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि इसमें क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन टू क्वांटिटी 1, यानी कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन टू क्वांटिटी 1। ये हमारा आंसर इसका निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए, पढ़िए और करने की कोशिश करिए। आप लोग जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इफ द सीपी ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, वन साइड इज सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट एंड अदर इज सोल्ड फॉर 10% लॉस। समग्र लाभ प्रतिशत यदि 2 साइड का क्रय मूल्य बराबर है, एक साइड को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, अन्य को 10% की हानि पर। तो देखो सीधा एलिगेशन लगा दो, 20% माइनस 10% और 1:1, इस वैल्यू को निकालना है। तो देखो डिफरेंस 30, यानी कि यहां पर 15 बनेगा और यहां पर भी 15 बनेगा।
20 में से 15 जाएगा तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, और -10 और +15 करेंगे तब भी 5 आ जाएगा यहां पर। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 5%। तो इसकी वैल्यू हमारी 5% आ गई। ठीक है, अब देखो, तो इसको हटाओ, 5% यहां पर लिख दो सिर्फ। अब देखो, प्रॉफिट परसेंट मेड इन सेलिंग ईच मीटर इफ द प्रॉफिट मेड इन सेलिंग 20 मीटर ऑफ अ क्लॉथ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ दैट क्लॉथ। प्रत्येक मीटर को बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट यदि किसी कपड़े के 20 मीटर को बेचने में प्राप्त लाभ उस कपड़े के 5 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो, 5 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है 20 मीटर को बेचने में प्राप्त लाभ उसके कपड़े के 5 मीटर को, तो 1 मीटर में मान लेता हूं 1 रुपए का बेचा जाता है, तो 5 मीटर आपका बेचा जाता होगा 5 रुपए का। तो 5 मीटर को 20 मीटर बेचा होगा तो 20 मीटर खरीदा भी होगा, तो 20 मीटर आपने कितने में खरीदा होगा? 20 रुपए में। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गया, तो एसपी कितना होगा? 25। एसपी 25 रुपए होगा। अब उसने क्या बोला है कि प्रत्येक मीटर को बेचने से प्राप्त लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखो, 5/20 1/4 यानी कि 25%। कितने का लाभ होगा? 25% का यहां पर प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आ गया? 25% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ गया? 25% का प्रॉफिट निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 25% आ गई। तो यहां से हमने देखा कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो यहां पर क्वांटिटी 2 हमारा ग्रेटर हो जाएगा क्वांटिटी 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट आउट फ्रॉम द वुडन क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेफ्ट ओवर आफ्टर कटिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब रिमेन्ड आफ्टर कटिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ क्वांटिटी। केवल हमको मैग्नीट्यूड उसका कंपेयर करना है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट आउट द वुडन क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। एक वुडन क्यूब है, एक लकड़ी का घन है आपके पास ऐसे, ठीक है, ये लकड़ी का घन है। इसमें से आपने क्या किया कि एक बेलन काटा और जो 7 सेंटीमीटर किनारे वाले लकड़ी के घन से काटा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जब आप इसमें से 7 वाले घन से काटोगे तो जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक हमारे पास ये एक वर्ग है, इसमें से आपने व्रत ऐसे करके बनाया, नीचे व्रत ऐसे, क्योंकि जब आप बेलन काटोगे तो उसके नीचे का हिस्सा हमारा जो कटेगा वो व्रत जैसा ही कटेगा। तो इस व्रत की रेडियस कितनी बनेगी? तो देखो, रेडियस कितनी बनेगी? ये यहां से यहां तक डायमीटर होगा तो इसकी हाफ रेडियस बनेगी। तो रेडियस इसकी बनेगी 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट h बराबर बनेगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला सरफेस, उसने बोला वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेफ्ट ओवर आफ्टर द कटिंग ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो इसका वॉल्यूम तो a क्यू निकलेगा, यानी कि 7 क्यू। यहां से निकलेगा हमारा πr² h। πr² h हमारा कितना बन जाएगा? 22/7। r की वैल्यू हमारे पास है 3.5 और h की वैल्यू हमारे पास है 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, πr² h और 3.5 एक बार और आ गया। ठीक है, 7 क्यू हमारा कितना हो जाएगा? 7 क्यू हमारा कितना हो जाएगा? तो 7 का क्यू हमारा हो जाएगा 49, 289। तो 289 माइनस, यहां से अगर मैंने देखा तो 35 और 35 है, तो इसको मैंने हटाया तो 10 आ गया नीचे, इसको भी मैंने हटाया तो 10 आ गया। तो ये हमारा 2 बनेगा और ये हमारा 5 से करने पर 7 बनेगा, 7 और ये भी हमारा 2 से करने पर ये 11। तो 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 289। अब यहां से मैंने देखा तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारा कितना बनेगा? ये बनेगा 9 और 4 13, 5 3 और 9, 539 इंटू 11, तो 539/2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारा बनेगा 289 माइनस ऑफ 539/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 और 8.5, 268.5। 268.5 को 269 मान लो,
तो यहां से हमारा 20.5 बनेगा। तो इसका आंसर जो हमारा निकल के आया ना पूरे का, ये 20.5 आया। मैं पूरा हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे चीजों को। तो 20.5 हमारा आया। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ। अब इसमें आ जाओ, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब रिमेन्ड आफ्टर कटिंग आउट द सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का सरफेस एरिया कितना बचेगा? तो देखो, जब आपके पास ये क्यूब था, ये आपके पास एक क्यूब था, इसका सरफेस एरिया अगर हम निकालने के लिए जाएं तो यहां से आपने इतना होलो काट दिया, इतना होलो काट दिया। वैसे 4a² था। अब 4a² था जब हमारा इसका सरफेस एरिया, तो 4a² से अगर मैं निकालूं तो, लेकिन जब आपने इसको यहां से यहां तक काटा, ऐसे ड्रिल करके काट दिया आपने, तो इधर से भी हमारा इतना कम हो गया और इधर से भी इतना कम हो गया। लेकिन ये इधर वाला अंदर अंदर का एरिया तो हमारा बन गया, इधर अंदर अंदर का एरिया तो हमारा पूरा बन गया। तो देखो कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर 4a² लिखोगे, माइनस करोगे इसमें से πr², 2πr², फिर प्लस करोगे इसके अंदर से आप इसका सरफेस एरिया, प्लस करोगे इसके अंदर। अब इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा हमारा? इसका सरफेस एरिया हमारा बनेगा 2πrh, ये बनेगा। अब देखना, 4a² की वैल्यू हमारी कितनी है? 7 × 7 माइनस 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 35 × 35 प्लस 2 22/7 × 35 और इंटू 7, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो 7 हमारा कितना हो गया? 49 × 4, 49 का डबल हमारा कितना हो गया? 98, और 98 का डबल हमारा कितना हो गया? 9 2 18 8 2 16, 196। ठीक है, तो 196 यहां से आ गया, माइनस 7 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 0.5 बनेगा, 0.5 से 1/2 बनेगा, 1/2 का 11 बनेगा, 11 का 2 22 बनेगा, और यहां से फिर 7/2 बनेगा, 2 से ये 11 यानी कि 77 बनेगा। तो 196 माइनस के 77, अब प्लस। तो एक बात सीधी सीधी समझ में आ रही है, इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो 20.5 से तो ज्यादा ही आने वाली है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमको पता चल गया कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 होगी। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत है ही नहीं, सीधा कंफर्म पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो आपको आने वाली है वो ज्यादा आने वाली है। अच्छा, उसमें भी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेफ्ट ओवर आफ्टर कटिंग आउट द सिलेंडर पूछा है। तो यहां से आपको सीधा सीधा पता चल गया, क्या पता चल गया? कि इसकी क्वांटिटी 2 की वैल्यू हमारी क्वांटिटी 1 की वैल्यू से ग्रेटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है P alone can complete a piece of work in 16 days which Q alone can complete the same work in 32। तो यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि P है और Q है, तो इनका टोटल वर्क 32 आ जाएगा और P की एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ जाएगी और Q की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब आगे पढ़िए। P and Q work on alternate days. Time taken by them to complete the work P start on day 1। P और Q अल्टरनेट काम करते हैं, तो अगर P स्टार्ट करता है तो 2, फिर Q करता है 1, तो 3 काम होता है एक दिन में। तो 32 काम करना है तो 10 दिन तक काम करते रहते हैं, तो 10 दिन में 30 काम, और 11वें दिन P काम करता है तो 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसका 11 आ गया। हिट एंड ट्रायल देखो, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट, Q स्टार्ट करता है तो देखो फिर वही 30 दिन लगते हैं। 30 दिन के बाद फिर हमारे पास, भाई देखो इसने स्टार्ट किया काम, ए ने, तो यहां पर क्या हुआ कि काम चलता रहा 30 डेज तक, 30 काम हो गया। 30 डेज में कितना काम हो गया? 3, एक दिन में 3 काम होता है, एक दिन में 3 काम होता है, तो 30 काम के लिए 10 डेज लग गए, तो 30 काम के लिए 10 डेज लग गए, 10 डेज में 30 काम हो गया। अब Q का नंबर आया, Q ने एक काम कर दिया तो 11 डेज हो गए,
11 डेज में अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी 1 बचा है, तो 1/2 और, तो 11 1/2 लगेंगे यहाँ पर, यानी कि आधा दिन ज्यादा लगेगा। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, यानी कि अगर क्वांटिटी 1 यानी कि पी स्टार्ट करेगा काम तो 11 दिन में हो जाएगा, क्यू करेगा तो 11.5 दिन में काम कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको समझने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है कि उड़ान की मूल अवधि 3000 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया था। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उसी समय 1 घंटे बढ़ गया। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आता है, s इंटू एस माइनस के 100 अपॉन 100 इंटू टाइम कितना कम हो गया, 1 घंटा, और इसकी वैल्यू 3000 के बराबर है। सॉल्व कर देते हैं, बस s की वैल्यू आ जाएगी s इंटू एस माइनस के 100 और ये हमारा आ जाएगा 3000 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा। s की वैल्यू में क्या रख दूं कि यह वैल्यू हमारी निकल कर आ जाए, अगर मैं यहां से देखूं 1500 इंटू 200 भी लिख सकता हूं इसको। अगर मैं इसको देखूं 500 इंटू 600 भी लिख सकता हूं इसको। तो मुझे एक बात पता चल गई कि s की वैल्यू हमारी होगी 600 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 600। अब देखो, एक व्यक्ति की सामान्य समय जब वह अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलता है तो अपने कार्यालय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि वो चलता है 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसकी चाल है सामान्य गति के 3/4 से चलता है, तो सामान्य गति उसकी 4 है, वो चलता 3 से, तो स्पीड का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो 3/4 आ जाएगा। तो 1 घंटा लेट, एक की वैल्यू 20 मिनट। तो पहले वो पहुंचता था 60 मिनट में, अब पहुंचता है वो 80 मिनट में। ठीक है, उसने पूछा है क्या हमसे, व्यक्ति का सामान्य समय क्या होगा। तो पहले वो पहुंचता था 60 मिनट में, अब पहुंचता है 80 में, तो इसकी वैल्यू आ गई 60 मिनट। ठीक है, एक व्यक्ति का सामान्य समय जब वह अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलता है तो अपने कार्यालय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो एक बात मुझे पता चल गई कि व्यक्ति का सामान्य समय क्या होगा, 60 मिनट होगा। तो यहां से भी मुझे पता चल रहा है कि क्वांटिटी 1 हमारी क्या आ रही है निकल के, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। गॉट इट? तो यहां से क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन ए हमारा यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहां पर मैंने सेकंड पार्ट को, यहां पर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को समझा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी। इसी तरीके से अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।